और बुलेटिन की शुरुआत लखीमपुर में 3 अक्टूबर को 4 किसानों की मौत पर आयोजित अंतिम अरदास कार्यक्रम से आपको करते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा शहीद किसानों के अंतिम अरदास में भाग लेने लखीमपुर जा रही हैं। थोड़ी देर पहले वो लखनऊ एयरपोर्ट से लखीमपुर के लिए रवाना हो चुकी हैं। रास्ते में जगह जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जमावड़े की खबर है। शहर शहर से कांग्रेस कार्यकर्ता प्रियंका गांधी के काफिले में शामिल होंगे। कुछ जगहों पर प्रशासन और कार्यकर्ताओं के उलझने की भी खबर सामने आ रही है। इस बीच संयुक्त किसान मोर्चा ने आज पूरे देश में अंतिम अरदास कार्यक्रम का आयोजन किया है। लखीमपुर में यह आयोजन तिकुनिया इलाके में होगा, जहां पर किसानों को कथित रूप से गाड़ी से कुचला गया था। संयुक्त किसान मोर्चा के मुताबिक किसी नेता को इसमें शिरकत करने नहीं दिया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको हम बता दें, इस बीच पहले जो खबरें आ रही थी उसके मुताबिक प्रियंका गांधी को वर्चुअली इस कार्यक्रम में अंतिम अरदास में जुड़ना था, लेकिन अब जो खबर आई है वो लखनऊ से निकल चुकी है और सीतापुर टोल के पास वो पहुंच चुकी थी आखिरी हमारी जानकारी के मुताबिक। और बताया जा रहा है कि शहर शहर से कांग्रेस कार्यकर्ता जुड़ते जाएंगे और लखीमपुर जाने का कार्यक्रम है। लेकिन जिस तरह से खबरें आ रही है उसके मुताबिक सूत्रों के हवाले से किसानों के कार्यक्रम में नेताओं के आने की मंजूरी वैसे नहीं है। पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा आज शहीद किसान दिवस मना रहा है। लखीमपुर में आपको बता दें कि 3 तारीख को 4 किसानों सहित 8 लोगों की हत्या हो गई थी, जिसमें 4 किसान थे। उन 8 लोगों में 4 किसान थे। किसानों के कार्यक्रम में हालांकि नेताओं के आने की मंजूरी नहीं है। बताया जा रहा है कि आज का जो कार्यक्रम होना है, अंतिम अरदास नाम दिया है। कई जगह पूरे देश में किसान कई जगह कई तरह के कार्यक्रम यहां पर कर रहे हैं। शहीद किसान दिवस भी मनाया जा रहा है और इसी मौके पर प्रियंका गांधी वाड्रा लखीमपुर खीरी जा रही है। इससे पहले आपको याद हो कि राहुल गांधी लखनऊ पहुंचे थे और फिर वो सीतापुर गेस्ट हाउस पहुंचे थे, जहां पर प्रियंका गांधी को गिरफ्तार करके रखा गया था और फिर अपनी बहन के साथ वो लखीमपुर गए थे। आशुतोष हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं लखीमपुर से, जहां पर अंतिम अरदास होना है। आशुतोष, आपसे जानकारी लेना चाहेंगे आज वहां पर किस तरह की सरगर्मी है, एक तरह से, क्योंकि इस पूरे जो घटना हुई वो बेहद दुखद है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन राजनीतिकरण भी इसका खूब हो रहा है। तो क्या वहां पर किसी और नेता के, क्योंकि प्रियंका भी पहुंच रही हैं, तो कोई और भी पार्टी और भी दल वहां पर पहुंच रहा है? कोई जानकारी आपके पास? फिलहाल किसी की ओर से औपचारिक जानकारी नहीं दी गई है श्वेता कि कोई और पार्टी के नेता पर पहुंचेंगे, लेकिन प्रियंका गांधी की जानकारी आज सुबह मिली कि वो भी इस अंतिम अरदास में हिस्सा लेने के लिए पहुंचेंगे। और आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं कि सुबह से जितने सारे आसपास के सिख समुदाय के लोग हों और दूसरे जो किसान हैं वो धीरे धीरे बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचने लगे हैं। 10वें और 11वें दिन पर ये अंतिम अरदास दी जाती है, जो सिख धर्म में परंपरा रही है कि जो लोग मृतक हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए या एक आखिरी प्रार्थना अरदास की जाती है। और इसके साथ साथ ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं, यहाँ पर आगे बड़े टेंट बनाए गए हैं जहाँ पर अरदास दी जाएगी। रास्ते भर चूंकि वीआईपी मूवमेंट भी है प्रियंका गांधी का है और कहीं किसी तरह की कानून व्यवस्था की स्थिति न खराब हो, इसके लिए भी कोई कोना, कोई सड़क, कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पर प्रशासनिक व्यवस्था, पुलिस की व्यवस्था न की गई हो। तो यहाँ जो तमाम सारे लोग हैं वो आना शुरू हो गए हैं। 10 बजे का कार्यक्रम है, हालांकि प्रियंका को आने में थोड़ा सा लेट भी हो सकता है। कुछ किसान नेता भी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। पंजाब से, पीलीभीत से, आसपास के दूसरे जिलों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं प्रार्थना के लिए कि जो किसान मारे गए हैं उनकी आत्मा की शांति हो। साथ ही साथ दबाव जो है किसान संगठनों का वो लगातार जारी है कि आशीष मिश्रा के खिलाफ, ताकि वो जो न्याय मांग रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई लगातार हो और उस बीच उनके पिता जो गृह राज्य मंत्री हैं उनका इस्तीफा हो। लेकिन फिलहाल आज सबकी नजर यहाँ पर होगी जब प्रियंका गांधी यहाँ पर पहुंचेंगी और साथ ही दूसरे किसान नेता। बिल्कुल, अभिषेक भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अभिषेक, आज के कार्यक्रम को लेकर के क्या कुछ जानकारी, वहां पर किस तरह के बंदोबस्त किए गए हैं और खास करके वो किसान परिवार जिनके घर में इस तरह की घटना घटी है, वहां पर क्या कुछ जानकारी? देखिए, बिल्कुल श्वेता, आप प्रियंका गांधी वाड्रा लखनऊ से निकल चुकी हैं, सीतापुर रोड पर इस वक्त मौजूद हैं। हम उनके पीछे ही हैं और लगातार आप प्रियंका गांधी वाड्रा कहती रही हैं कि वो किसानों के साथ हैं। ऑपोजिशन की तरफ से सबसे पहले पहुंचने वाली प्रियंका गांधी वाड्रा ही थी, लेकिन आज की स्थिति में देखा जाए तो पूरी तैयारियां की गई है। जैसा कि आशुतोष भी बता रहे हैं कि लखीमपुर में पूरा इंतजाम किया गया और खासतौर पर भारतीय किसान यूनियन ने साफ तौर पर कहा है कि जो विपक्ष के नेता है वो इससे दूरी बनाकर रखे। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा ने पहले ही साफ कर दिया था कि वो लखीमपुर खीरी पहुंचेंगी। इससे पहले भी पहुंची थी और बड़ी संख्या में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता भी है वो भी उनके साथ में यहाँ लखनऊ से पहुंचे हैं। हालांकि प्रशासन आगे क्या उन्हें रोकेगा
क्या कितनी गाड़ियों को इजाजत देता है वो देखना होगा। लेकिन हाँ, लखनऊ एयरपोर्ट को उन्हें नहीं रोका गया और 20 से 25 गाड़ियों का काफिला इस वक्त लखीमपुर खीरी के लिए निकला है। सीतापुर के रोड पर वो सब पहुंच चुकी है, टोल पर बहुत जल्द पहुंचेगी और वहां से सीधे वो लखीमपुर के लिए जाएगी। तैयारियां पूरी है, प्रशासनिक अमले ने भी पूरी तैयारी की है ताकि अगर बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रियंका गांधी के साथ पहुंचते हैं तो उनको लखीमपुर खीरी से पहले रोका जाए। जी बिल्कुल, आगे भी आपसे और जानकारी लेंगे। आप दोनों नजर बनाए रखें इस पूरी खबर पर। आपको बता दें, इस बीच के उत्तर प्रदेश में अगले साल चुनाव है और इस नजरिए से लखीमपुर केस की अहमियत और ज्यादा हो जाती है। उधर आज उत्तर प्रदेश में 2 सियासी रथ यात्रा शुरू हो रही है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव कानपुर से समाजवादी विजय यात्रा शुरू करेंगे, तो अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव मथुरा से सामाजिक परिवर्तन यात्रा शुरू कर रहे हैं। रथ यात्रा से पहले कल अभिषेक ने अपने पिता मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद लिया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। कल बकायदा इसका एक वीडियो जारी किया गया। अखिलेश की रथ में मुलायम सिंह यादव और आजम खान की तस्वीर भी लगाई गई है, और जबकि उनके चाचा शिवपाल यादव के भी रथ में मुलायम सिंह यादव की तस्वीर लगी हुई है। तो ये वीडियो कल जारी किया गया जब अखिलेश पैर छूकर अपने पिता मुलायम सिंह यादव से आशीर्वाद ले रहे थे। दूसरी तरफ शिवपाल भी दम भरते रहे हैं कि उनके भाई का आशीर्वाद उनके साथ हमेशा रहा है। यूपी चुनाव नजदीक है और उसको देखते हुए समाजवादी पार्टी का विजय रथ चलने को तैयार है। हम आपको अंदर आप पहुंचे हैं उसी रथ के, आपको तस्वीरें दिखाऊं इस रथ की अगर मैं, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सोफे पड़े हुए हैं और यहाँ पहले अगर मैं दिखाऊं अखिलेश यादव खुद यहाँ बैठेंगे और थ्रू आउट जिलों दर जिलों जाकर प्रमोशंस करेंगे और बताएंगे कि आखिर समाजवादी पार्टी ने किस तरह से पिछले अपने कार्यकाल में काम किया था। आप तस्वीरें लगातार देख रहे हैं, पूरे रथ की काफी अच्छा ऑक्यूपेंसी के साथ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं रेफ्रिजरेटर भी लगा है, एसीज भी है, ओवन भी की व्यवस्था है, यानी कि एक तरह से चुनावी बिगुल समाजवादी पार्टी के लिए बच चुका है। जैसा कि अखिलेश यादव ने बताया, लखनऊ से चलेगा, पहले कानपुर जाएगा, फिर कानपुर से सीधा हमीरपुर जाएगा और आगे का रूट भी धीरे धीरे पार्टी तय करेगी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, ये वही रथ की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप आज तक पर देख पा रहे हैं। आप इस हिस्से को भी देख सकते हैं, लगातार आप बाइसिकल का भी देख सकते हैं और ये लिफ्ट लगाई गई है, यानी कि ऊपर हम एक बार लिफ्ट के पोर्शन में भी जाके दिखाएं अगर आपको, इस लिफ्ट से आप डायरेक्टली ऊपर जाएंगे और ऊपर जाकर आपको देख सकते हैं इस तरह से ऊपर जाएंगे और डायरेक्टली ऊपर जाके वो जनता का अभिवादन करेंगे, हाथ हिलाकर एक तरह से जनता का अभिवादन करेंगे। जिन जिन जिलों में जाएंगे, कानपुर हो, हमीरपुर हो, पूरे यूपी की एक तरह से टूर की तरह ये अखिलेश यादव के लिए होने वाला है। और सबसे जरूरी बात जो है वो ये है कि 2001 में जब रथ से आए सवार होकर तो 3 में सरकार बनी, 11 में आए, 12 में सरकार बनी और अब लगभग 10 साल बाद एक बार फिर से विजय यात्रा समाजवादी पार्टी के इस रथ के जरिए शुरू हो रही। तो देखना है क्या इस बार भी ये रथ पार्टी के लिए लकी साबित होता है या नहीं। कैमरामैन नीरज के साथ समर्थ श्रीवास्तव, आज तक। और अब बात शोपिया एनकाउंटर की। शोपिया में सुरक्षा बल के जवानों ने 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया है। एनकाउंटर कल शाम शुरू हुआ। मारा गया एक आतंकी पिछले दिनों बिहार के एक हॉकर की हत्या में वांटेड था। यम तरह मजाइद अंदर फंसे में डीएसपी इमाम साहब तो गुजारिश करन सिलेंडर हनस को तैयार हथियार पत्थर अब करो खड़ा नेबर नहीं तो यू मौक दिन बार बार गुजारिश की गई, सरेंडर कर दो, हथियार डाल दो। यम तरह मजाइद अंदर फंसे में तो गुजारिश करन डीएसपी इमाम साहब ये तो गुजारिश करन कि तो नेबर सरेंडर करियो हथियार पत्थर अब करो खड़ा नेबर नहीं तो यू मौक दिन कि दोबारा तो आराम से जिंदगी जियो। लेकिन गोली की जुबान समझने वाले दहशतगर्दों को अमन की जुबान समझ नहीं आई और फिर उनका वही हाल हुआ जो देश के दुश्मनों का होना चाहिए। एनकाउंटर में 3 आतंकी मारे गए। यम तरह मजाइद अंदर फंसे में डीएसपी इमाम साहब तो गुजारिश करन सिलेंडर हनस को तैयार। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के इमाम साहब इलाके के तुरलैन गांव की है। एक घर में आतंकियों के छिपे होने की सूचना पर सुरक्षा बल के जवान इलाके की घेराबंदी कर यहां पहुंचे थे। सबसे पहले आतंकियों से सरेंडर की अपील की गई, डीएसपी इमाम साहब, लेकिन सरेंडर की अपील अनसुनी कर आतंकी फायरिंग करने लगे।
फिर वही हुआ जिसके लिए देश के जांबाज जवान जाने जाते हैं। सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ के कई घंटे के ऑपरेशन में 3 आतंकवादी मारे गए। मारे गए आतंकियों की शिनाख्त दानिश अहमद, यावर अहमद और मुख्तार शाह के रूप में हुई है। मुख्तार गांदरबल में रहता था, लेकिन पिछले दिनों खाने का स्टॉल लगाने वाले बिहार के वीरेंद्र पासवान की हत्या के बाद शोपियां में आ गया था। कल शाम को ये मुठभेड़ तब शुरू हुई जब सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि तुलन गांव में एक घर के भीतर टीआरएफ के कुछ मिलिटेंट छुपे हुए हैं। पुलिस ने प्रयास किए थे कि ये तीनों जो स्थानीय मिलिटेंट है सरेंडर करें, लेकिन उन्होंने सरेंडर की ऑफर को जो है नकारा और उस बीच गोलीबारी में तीनों मारे गए। पुलिस का कहना है कि मुठभेड़ की जगह से हथियार और गोली बारूद भी बरामद हुआ है। शोपियां में कल शाम एनकाउंटर शुरू हुआ था। 24 घंटे के भीतर जम्मू कश्मीर में ये चौथा एनकाउंटर था। रविवार रात अनंतनाग और बांदीपुरा में एनकाउंटर हुआ था और फिर सोमवार सुबह पुंछ जिले में। अनंतनाग और बांदीपुरा एनकाउंटर में 2 आतंकी मारे गए, जबकि पुंछ में 5 जवान शहीद हुए। शोपियां में 3 आतंकी ढेर किए गए। ये भारतीय सेना का जो रिजॉल्व है, जो हमारा डिटर्मिनेशन है, उसको जाहिर करता है कि भाई हम अभी टेररिस्ट को लाइन ऑफ कंट्रोल पर ही रोकना चाहते हैं। अभी ये उम्मीद की जा रही थी कि ज्यादा से ज्यादा टेररिस्ट आने की कोशिश करेंगे जब ये पाकिस्तान वहां से थोड़ा फ्री हुआ है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद घाटी में बहाल शांति के लंबे दौर के बाद कश्मीर में पिछले कुछ समय से अचानक आतंकी हमले की घटनाएं तेज हुई हैं। पिछले हफ्ते श्रीनगर में सरकारी स्कूल के 2 शिक्षकों और दवा विक्रेता माखनलाल बिंद्रू समेत 5 लोगों की हत्या हुई थी। माना जा रहा है कि सुरक्षा बल की सख्ती से बौखलाहट में आतंकी बड़ी वारदात करने की कोशिश में हैं। उनकी बौखलाहट की वजह भी समझ लीजिए। 2019 में 163 आतंकी मारे गए, 2020 में 232 आतंकी ढेर हुए, 2021 में 7 अक्टूबर तक 134 आतंकियों को मारा गया। संदेश साफ है, देश के खिलाफ जो बुरी नजर डालने की हिमाकत करेगा उसकी खैर नहीं। श्रीनगर से अशरफ वानी के साथ आज तक ब्यूरो। उधर राजौरी पुंछ जिले के डेरा की गली इलाके में सुरक्षा बल का कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है। यहीं कल आतंकी हमले में 5 जवान शहीद हो गए थे। इस समय हम मौजूद हैं डीकेजी इलाके में, यानी कि डेरा की गली इलाके में, जो कि राजौरी और पुंछ जिले की जो है सीमा पर बिल्कुल जो है सटा हुआ इलाका है। और कल से जो है यहाँ पर एक भीषण एनकाउंटर चल रहा है सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच। कल यहाँ पर जो है एक सुरक्षा बलों ने जो है बहुत बड़ा तलाशी अभियान चलाया। एक स्पेसिफिक इनपुट था सुरक्षा बलों के पास कि ये जो समूचा जंगल का इलाका है, यहाँ पर जो है कुछ आतंकवादी छिपे हो सकते हैं। उसके बाद जब तलाशी अभियान चलाया गया तो इन जंगलों में जो है आतंकवादी पाए गए। उसके बाद जो है भीषण मुठभेड़ चली, लेकिन दुर्भाग्य से भारतीय सेना के जो है 5 सैनिक जो है इसमें शहीद हुए, जिसमें कि एक जूनियर कमीशन ऑफिसर भी शामिल है। यहाँ पर आप इस इलाके में को देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा वो आपको दिखाए कि सेना की कितनी गाड़ियां हैं। यहाँ पर जो है सैकड़ों की संख्या में जो है भारतीय सेना के जो है सैनिक आए हैं और वो जंगल के इलाके की तरफ गए हैं, क्योंकि एनकाउंटर अभी भी जारी है। जो जानकारी मिल रही है हमें सूत्रों के हवाले से, उसके अनुसार 4 से 5 आतंकवादी जो हैं वो जंगल में छिपे हो सकते हैं। इस इलाके से आगे जो है मीडिया को अनुमति नहीं है जाने की, तो यहां से हम आपको ग्राउंड जीरो से हम आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं और देख सकते हैं कि यहाँ पर सैनिक कितने आए हैं। साथ ही में जम्मू कश्मीर पुलिस के जो है पुलिसकर्मी वो भी हैं। इस तरफ देखिए ये कितना घना जंगल का इलाका है। आप देखिए, मेरे कैमरा पर्सन आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये राजौरी और पुंछ जिले की जो है सीमा है, बिल्कुल वो उसी से है, ये सटा हुआ इलाका है। काफी दूर दराज का इलाका है और यहाँ पर आप जंगल देख सकते हैं, घने जंगल, ऊंची पहाड़ियां देख सकते हैं। तो इस ऑपरेशन को पूरा करने में जो है समय लग सकता है। कल रात को जैसे ही अंधेरा हुआ तो ऑपरेशन को जो है थोड़े समय के लिए रोक लिया गया, क्योंकि अब सुबह हो चुकी है तो ऑपरेशन जो है एक बार फिर शुरू हो चुका है।
आपको बता दें कि शहीद जवानों के घर में मातम पसरा हुआ है। शहीद होने वाले एक जवान मनदीप सिंह की उम्र तो महज 30 साल थी और महीने भर पहले उनके दूसरे बेटे ने जन्म लिया था। कलेजे को चीर देने वाला मातम। पूरे परिवार पर मानो गम का पहाड़ टूटा है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के सुरनकोट में शहीद होने वाले 5 जवानों में एक बहादुर जवान इस घर का लाल भी है। गुरदासपुर के गांव चट्टा में स्थित ये घर मनदीप सिंह का है। आतंकियों से मुठभेड़ करते हुए 30 साल के मनदीप ने अपना जीवन बलिदान कर दिया। मेरा पुत्र हुण नहीं मैनू मिलना, दिल दा टुकड़ा छोटे बच्चा वाला शहीद देश ली शहीदी पा गया जे। मनदीप अपने पीछे अपनी विधवा बुजुर्ग माँ, पत्नी और 2 बेटों को छोड़ गए। शहीद मनदीप का एक बेटा 4 साल का है, दूसरा महज 40 दिन का। रोपड़ के पंचरडा गांव में शोक पसरा हुआ है। ये सुरनकोट के शहीद नौजवान गज्जन सिंह का गांव है। गज्जन सिंह की कुछ माह पहले ही शादी हुई थी। पुंछ में 5 सैनिकों की शहादत की खबर कपूरथला के माना तलवंडी पहुंची तो सहसा किसी को यकीन नहीं हुआ। शहीद जवानों में इस गांव के जसविंदर सिंह भी शामिल हैं। बहुत ज्यादा दुख होया, बच्चा नहीं सानू लभना। छोटा दा नानके घर रहिंदा रहा, उत्थे पढ़दा रहा। उन्होंने पालन पोषण वगैरह तुसी करते थे? ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਹੀਦਾ। गम और मातम यूपी के बांदा में भी हैं। ये शहीद सारद सिंह के परिवार और गांव के लोग हैं। सारद सिंह के बाकी दोनों भाई भी सेना में हैं। परिवार में पूरा सुनसान का माहौल है। जानकारी हमें मिली है कि वो शहीद हो गए हैं। वो कैसे शहीद हुए हैं आतंकवादियों से लड़ते हो, अभी कुछ जानकारी हमें नहीं मिल पाई है कि क्या कुछ हुआ है। कल पुंछ के सुरनकोट में आतंकियों ने घात लगाकर जवानों पर हमला किया था। आतंकियों की घुसपैठ की सूचना पर जवान वहां पहुंचे थे। पुंछ में आतंकियों से मुकाबले में जेसीओ नायब सूबेदार जसविंदर सिंह, नायक मनदीप सिंह, सिपाही गज्जन सिंह, सिपाही सारद सिंह और सिपाही वैशाख ने अपने प्राणों न्यौछावर किए हैं। गुरदासपुर से बिशंबर बिट्टू और रोपड़ से विजय कपूर के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन की जमानत पर अब 13 अक्टूबर को सुनवाई होगी। उधर एनसीबी के जोनल हेड समीर वानखेड़े ने जासूसी का आरोप लगाया है। वानखेड़े ने इसकी शिकायत महाराष्ट्र के डीजीपी से की है। वानखेड़े को 6 महीने के लिए एक्सटेंशन मिल गया है। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान ड्रग्स केस में मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में बंद हैं। उनका केस अदालत में है और सोशल मीडिया पर हैशटैग रिलीज आर्यन खान ट्रेंड कर रहा है। एक तरफ आर्यन खान के वकील उनकी जमानत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके नाम पर अब सियासत भी गर्मा रही है। महाराष्ट्र सरकार में पार्टनर एनसीपी ने पहले से ही एनसीबी के एक्शन के खिलाफ तोप तान रखी थी। अब पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती खुलकर आर्यन खान के समर्थन में आ गई हैं। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके आरोप लगाया कि एनसीबी आर्यन को इस नाते परेशान कर रही है क्योंकि उनके नाम के साथ खान शब्द जुड़ा हुआ है। अपने ट्वीट में महबूबा ने लिखा, 4 किसानों की हत्या के आरोपी केंद्रीय मंत्री के बेटे पर एक्शन लेकर नजीर बनाने की जगह केंद्रीय एजेंसियां 23 साल के एक लड़के के पीछे सिर्फ इसलिए है क्योंकि उनका सरनेम खान है। न्याय की विडंबना है कि मुसलमानों को भाजपा के कोर वोट बैंक की इच्छाओं को पूरा करने के लिए मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने अपराध को मजहब से जोड़ा तो सियासत का पारा चढ़ गया। बीजेपी ने महबूबा के ट्वीट पर करारा वार किया। महबूबा मुफ्ती साहिबा को पूरा भारत जानता है कि जो आतंकवाद, अलगाववाद, पाकिस्तान और तालिबान की भाषा बोलने वाली नेता हो,
वो क्या जाने किसानों की, मजदूरों की, आम जनमानस की क्या तकलीफ होती है। एक राजनीतिक षड्यंत्र, राजनीतिक प्रोपेगेंडा हमेशा महबूबा मुफ्ती ने किया है। महबूबा मुफ्ती ने हमेशा आग लगाने की राजनीति की है। अब उनका सरनेम खान है, इस बात को लेकर के महबूबा जी ने जो बयान दिया है वह बयान समाज में दरार पैदा करने वाला बयान है। वे कहती है कि आर्यन को सरनेम खान है करके गिरफ्तार किया है, पर महबूबा जी इस बात को भूल जाती है कि आर्यन के साथ जो अन्य 7 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनमें से एक भी खान नहीं है। सबसे पहले एनसीपी ने एनसीबी के एक्शन के खिलाफ मोर्चा खोला था। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एनसीबी के छापे पर सवाल उठाए थे। उन्होंने एक वीडियो दिखाया था जिसमें आर्यन खान एक बीजेपी नेता के साथ नजर आ रहे हैं। इसके अलावा केपी गोसावी नाम का एक शख्स आर्यन खान के साथ सेल्फी लेता दिखाई दे रहा है। नवाब मलिक ने इस छापे को बीजेपी और एनसीबी की मिलीभगत बताई थी। हालांकि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अफसर सामने आए और साफ किया कि एजेंसी किसी की जाति, मजहब या फिर पद देखकर कार्रवाई नहीं करती। शुक्रवार को जब मुंबई की किला रोड कोर्ट ने आर्यन खान की जमानत याचिका खारिज कर दी, उसके बाद से ये मामला कुछ दूसरा ही रंग पकड़ने लगा। कांग्रेस नेता सलमान निजामी ने आर्यन खान को लेकर एक के बाद एक कई ट्वीट किए। एक ट्वीट में उन्होंने शाहरुख खान के एक विदेशी चैनल पर इंटरव्यू की क्लिप पोस्ट करते हुए बताया कि शाहरुख कितनी बड़ी शख्सियत हैं। इसके बाद उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, आर्यन खान बेकसूर हैं। सरकार की नाकामियों को छिपाने के लिए बच्चे का नाम और करियर खराब न करें। एक तरफ आर्यन खान के मजहब को लेकर सियासत चल रही है, तो वहीं कुछ मुस्लिम संगठनों ने एनसीबी की कार्यवाही की तारीफ की है। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली में ही एक पाकिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने ये गिरफ्तारी की है। लगातार दिल्ली पुलिस की छापेमारी जिसमें पाकिस्तानी आतंकी गिरफ्तार हुआ। एक बड़ी साजिश को यहां पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नाकाम किया है। हालांकि पूछताछ की जा रही है और आने वाले वक्त में तमाम डिटेल सामने आएंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस पाकिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार किया है। आतंकियों की तलाश में छापेमारी लगातार चल रही थी। किस तरीके से देश भर में ये आतंकी फैले हुए हैं और मदद पहुंचा रहे हैं, इसे लेकर स्पेशल सेल ने छापेमारी की और इस पाकिस्तानी आतंकी को गिरफ्तार किया। अरविंद ओझा में सहयोगी इस वक्त जुड़ गए। अरविंद, क्या डिटेल्स मिल रही हैं? देखिए, बड़ी काम दिल्ली पुलिस की नेहा एक पाकिस्तानी आतंकी को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है, जिसका नाम मोहम्मद बताया जा रहा है। ये पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस का रहने वाला नेहा और इसके पास से बड़े हथियार AK-47 हैंड ग्रेनेड समेत कई हथियार बरामद हुए और जो आज तक को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक ये इसको बाकायदा पाकिस्तान की एजेंसी ISI ने ट्रेन किया था। ट्रेन करने के बाद भारत में भेजा था और आपको बता दूं कि बाकायदा जब जांच एजेंसियों को और खासकर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को ये जानकारी मिली है, उसके बाद इसको टैप किया गया है। पूरी तरह से इस बारे में जानकारी जुटाई गई है। उसके बाद स्पेशल सेल की टीम ने इसको गिरफ्तार मात्रा में हथियार हैंड ग्रेनेड बरामद तो हमें आतंकी हमले की साजिश रची गई थी। बाकायदा ये काफी महीनों पहले ये आया था नेपाल के रास्ते, जो हमें जानकारी दी। उसके बाद ये भारत में दिल्ली में आकर रुका हुआ था। उसके बाद जब स्पेशल सेल को जानकारी मिली है उसके बाद इसे पकड़ा गया है। और आपको बताऊं कि इस ऑपरेशन को खुद जो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर राकेश अस्थाना वो मॉनिटर कर रहे थे और उसके बाद एक बड़े ऑपरेशन के तहत इसे गिरफ्तार किया गया है और पूछताछ चल रही है।